हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेखपाल की श्रृंखला में डेली प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे और आप ये ध्यान रखेंगे कि अब से आपको हमारी वीडियोस रैंकर्स नामा चैनल पे मिलेगी, जो प्रॉपर वनडे एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी की बाकी वैकेंसीज जैसे कि लेखपाल, कांस्टेबल, होमगार्ड या आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी जो कि यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कराएगा, उन सब की तैयारी आप उस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। तो उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नाम है उसका रैंकर्स नामा। तो आज हम मिशन लेखपाल की डेली प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार राजा हर्षवर्धन की सेना में कुंतल किस पद का नाम था? पैदल सेना का अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख, अश्वसेना का प्रधान, गुप्तचर विभाग का प्रमुख या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हर्षचरित है इसको किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक। इसके अनुसार राजा हर्षवर्धन की सेना में कुंतल किस किस पद का नाम था? तो कुंतल नाम था अश्वसेना के प्रधान नाम का। अश्वसेना को जो प्रधान होता था उसको कुंतल कहते थे। और ये बात कहाँ लिखी है? हर्षचरित में लिखी है। किसके शासनकाल से संबंधित है? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। देखिए, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के जीवन और शासन पर आधारित पहली ऐतिहासिक जीवनी है। इसमें अश्वसेना यानी कि घुड़सवार सेना के प्रधान अधिकारी को कुंतल कहा जाता था और पैदल सेना को जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? बलाधिकृत। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पैदल सेना का अध्यक्ष होता था इसको बोलते थे बलाधिकृत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बलाधिकृत पैदल सेना के अध्यक्ष को कहते थे और कुंतल बोलते थे अश्वसेना के प्रमुख को। और बाणभट्ट थे कौन? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? विदेशी यात्री, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। चोल राजवंश के शासन में प्रसिद्ध उत्तर मरेरु अभिलेख किस विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? सैन्य अभियान, धार्मिक अनुष्ठान, ग्राम प्रशासन और स्थानीय स्वशासन, विदेशी व्यापारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चोल राजवंश के शासन काल में प्रसिद्ध उत्तर मरेरु अभिलेख जानकारी प्रदान करता है ग्राम प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की। देखिए, उत्तर मरेरु अभिलेख चोल शासक परांतक प्रथम के काल का है। ये ध्यान रखेंगे आप कि कौन से राजा के समय का है? ये परांतक प्रथम के काल का है। इसमें ग्राम सभाओं के गठन और चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थानीय शासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे आज हमारे यहाँ स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ये इसकी शुरुआत या इसका जो अंश है ये हम पहले ही देख सकते हैं। चोल शासक के समय से ही ये सब चला आ रहा है, ठीक है। और चोल साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चोल साम्राज्य अपनी चोल साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध था? ये अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। और ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव कुडावुलई पद्धति से होता था, जिसको बोलते थे लॉटरी पद्धति, है ना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पिटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पिटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ के नियम। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों आते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो त्रिपिटक होता है ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल है त्रिपिटक में? त्रिपिटक मतलब तीन इसमें शामिल है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के अनुशासन और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित नियम दिए गए हैं। इसे प्रथम बौद्ध संगति के दौरान संकलित किया गया था। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संकलन है। जातक कथाओं में बुद्ध धर्म के पिछले जन्मों की कहानियां मिलती हैं, है ना। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक में किसका संकलन है और जातक कथाएं क्या होती हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, अभी तक हमने जो हिस्ट्री के क्वेश्चन करे थे एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि जो हर्षवर्धन था उसके ऊपर एक जीवनी लिखी गई थी जिसका नाम था हर्षचरित, जिसको लिखा था बाणभट्ट ने। अश्वसेना के प्रमुख को कुंतल कहा जाता था और बलाधिकृत जो होता था वो पैदल सेना का प्रमुख होता था, ठीक है। और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके अलावा उत्तर मेरेरु अभिलेख
ये था परांतक प्रथम के शासन काल में, और इसकी विशेषता थी कि ग्राम सभा का लोकतांत्रिक चुनाव किया जाए, और चुनाव कैसे होता था, लॉटरी पद्धति के माध्यम से होता था। इसके अलावा देखिए बुद्ध धर्म के नियम किसमें दिए गए हैं। बुद्ध धर्म के जो ज्यादातर नियम है या उनकी कथाओं का संकलन सब मिला के त्रिपिटक में दिया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें विनय पिटक में संघ के अनुशासन के बारे में बात करी गई है, और इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण के संबंधित नियम भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया था। 1960, 1970, 1980 या 1990 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था वर्ष 1970 से। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था भारत का दूध उत्पादकता में आत्मनिर्भर बनना। और श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और अमूल मॉडल इस क्रांति की सफलता का आधार बना है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दक्कन ट्रैप श्रेणी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार की दक्कन ट्रैप श्रेणी का निर्माण हुआ है दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी क्रिया से निकले बेसाल्ट लावा के जमाव से हुआ। ये ध्यान रखेंगे आप। कैसा लावा था वो, बेसाल्टिक लावा था, ठीक है, इसके जमाव से हुआ है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों में फैला है। लावा के अपक्षय से यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुर भी कहते हैं, इसका निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और दक्कन के पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछता है अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, कथन 1 कथन 2 अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें ये पूछा जाता है कि दक्कन के पठार की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। तो ये सही है कि गलत है कि कोई नहीं है, ऐसे पूछता है आपसे, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। सरकार की भारत नेट परियोजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। सभी शहरों को 5G से जोड़ना, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई देना, उपग्रह संचार को सस्ता बनाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत नेट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव मेनली था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ा जाए। ये वास्तविक रूप में अक्टूबर 2011 में ये योजना लाई गई थी, तब इसका नाम था NOFN, नेशनल ऑप्टिक्स फाइबर नेटवर्क, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत इसकी NOFN नाम से हुई थी, फिर 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके भारत नेट कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के किन 3 रूपों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरीके की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। देखिए प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि जाति, रंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। और प्रस्तावना में न्याय के इन आदर्शों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। और प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, और कौन सा संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो ये प्रक्रिया है, ये लिया गया है आयरलैंड से, जबकि जो उसका निर्वाचन कैसे होगा, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और निर्वाचन कौन से पद्धति पे होता है, ये होता है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे। और कनाडा से क्या हम लोग ने लिया है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। ये हमारा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह भारतीय संविधान की किस विशेषता से संबंधित है।
ये संबंधित है वयस्क मताधिकार से। ठीक, यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष में आया था? 1988 में आया था, जिसमें मतदान की आयु को 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार को आधार बनाता है और 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु कम कर दी गई और ये प्रावधान भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाता है। ये संशोधन हुआ तो 1988 में था, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1989 से। और भारत में मतदान का अधिकार कैसा अधिकार होता है? एक संवैधानिक अधिकार होता है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये हम लोगों ने रूसी क्रांति से लिया था, जो कि 1917 में हुई थी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या प्रावधान लिया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा का निर्वाचन कैसे क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। राज्यसभा में नामांकन, ये हमने आयरलैंड से लिया था। इसके अलावा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से ही लिया था। कनाडा से संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, और मताधिकार की उम्र क्या होती है? 18, जिसको किससे जोड़ा गया था? जोड़ा नहीं गया था, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष तक कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। रात के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो रात के समय तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान अलग अलग होता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो उनका निरंतर अपवर्तन होता है। माध्यम की बदलती परिस्थितियों के कारण तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। आकाश का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, जिसको हम स्कैटरिंग भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि आकाश का नीला रंग किस वजह से दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ठीक है, और प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.0, 7.4, 8.4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में रक्त का समान पीएच होता है 7.4। मानव रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है, इसका औसत मान लगभग 7.4 होता है। पीएच स्केल पर अगर 7 से ज्यादा का जो मान होता है उसको क्षार और 7 से कम को क्या बोलते हैं? अम्ल। जैसे मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, 0 से शुरू हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके आगे। ठीक है, तो अगर 7 से ज्यादा है, ये 7 है, अगर 7 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? क्षार। और 7 से अगर कम है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है, तो ये क्षारीय कैटेगरी में आ जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है या स्वस्थ वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर का रक्त होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। घरेलू बिजली के बिलों में उपयोग की जाने वाली यूनिट वास्तव में ऊर्जा का कौन सा मात्रक दर्शाती है? तो ये दर्शाती है किलोवाट। बिजली के बिल में 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे तक चलने पर खर्च होता है। ठीक है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। और एम्पियर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है, यहाँ से हमारा हिंदी का सेक्शन शुरू हो जाता है। हिंदी का वेटेज आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ओजोन परत का संरक्षण है, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम एक दिन मनाते हैं 16 सितंबर। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन लेयर जो होती है वो मिलती कहाँ है? ये समताप मंडल में मिलती है। और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? ओजोन लेयर को मापने की इकाई ये डॉप्सन होती है। ठीक, इसके अलावा केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। किस लिए फेमस है ये? संगाई हिरण के कारण। वहां पे लोकटक झील है जिसकी वजह से ये फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को विभाजित किया गया है 5 वर्गों में। कौन कौन से? का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, जिससे इसकी कुल संख्या 25 हो जाती है। इन वर्गों के नाम इनके प्रथम वर्ण के आधार पर रखे गए। जैसे कि काखा गागा वाले में का पहला है वर्ण, तो उसके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? पंचमाक्षर कहलाता है। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? निर्नुनासिक, अनुनासिक, विराम, अयोगवाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, वो अनुनासिक कहलाती है। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है। ठीक है। और लेखन में प्रायः इन्हें चंद्रबिंदु के माध्यम से दर्शाया जाता है, या केवल स्वर ध्वनियों का ही एक विशेष गुण है। केवल मुख से उच्चारित होने वाले स्वरों को क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे और गांव, आंख, पांच, ये सब कैसे हैं? अनुनासिक हैं। इनकी पहचान क्या होती है? चंद्रबिंदु, है ना। तो आप ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के लेखन की दिशा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देवनागरी लिपि कैसी लिखी जाती है? ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके ऊपर खींची जाने वाली शिरोरेखा है ना। यानी कि कुछ भी लिखने के बाद जो हम ऊपर लाइन खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? अयोगवाह, ये शिरोरेखा कहते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसी वजह से ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। यह एक वैज्ञानिक राजभाषा है ये, या एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। सामासिक पद यथाशक्ति का सही समास विग्रह और भेद क्या है? तो यथाशक्ति का सही समास विग्रह होगा यथा प्लस शक्ति। ठीक है। और एक ऐसा समास है, ये अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययीभाव कहते हैं। यहाँ यथा एक अव्यय शब्द है जो शक्ति की सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधपका शब्द में प्रयुक्त अध किस प्रकार का उपसर्ग है? तद्भव उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, आगत उपसर्ग, देशज उपसर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये एक तद्भव उपसर्ग है, अधपका। अध एक हिंदी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आधा। यह मूल शब्द पका से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला रहा है। और हिंदी उपसर्गों का विकास संस्कृत के उपसर्गों से ही हुआ है। इसके और उदाहरण कौन से? जैसे अधखिला, अधमरा, है ना, ये सब इसी उपसर्ग से बने हुए हैं। और तद्भव उपसर्ग प्रायः तद्भव शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है। ठीक, अभी जो हम लोग ने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, देख लीजिए कौन से? कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर, पावर्ग, है ना। और ये जो 5वां होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। इसी वजह से इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पहचान इसकी होती है शिरोरेखा, और इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसके अलावा ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो जैसे हम लोग ने ध्वनि के प्रकारों में भी अनुनासिक पढ़ा था, जिसमें मुख प्लस नाक दोनों से निकलता है। और निर्नुनासिक क्या होता है? ये केवल मुख से निकलता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ओजोन दिवस मनाया जाता है। यही जो अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, है ना, वो यही है कि 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ये किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ओजोन परत से क्या बचाव होता है? इससे जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं आती हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन होती है। और ओजोन परत को नुकसान किससे पहुंचता है? ये सीएफसी, मेनली सीएफसी से इसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ये लोकटक झील मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील का एक हिस्सा है। यहाँ पे क्या है? फुमडीज हैं। फुमडीज क्या होते हैं? तैरते हुए घास के द्वीप होते हैं। ये उद्यान लुप्त प्राय संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और संगाई हिरण को क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर भी कहते हैं। मिनीमाता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मीना माता रोग होता है जल में पारे की अधिकता की वजह से। देखिए, मीना माता रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले गंभीर विकार है। यह जल में मिथाइल मरकरी के संचय के कारण मछलियों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले जापान के मीना माता शहर में हुई थी। और कैडमियम के कारण जो रोग होता है उसको इताई इताई कहते हैं। और ब्लैकफुट रोग होता है आर्सेनिक के कारण। जैव विविधता शब्द को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता के महत्व पर व्यापक शोध किया है। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रोजन ने सबसे पहले किया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जैव विविधता का जनक माना जाता है एडवर्ड विल्सन को, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वॉल्टर जी रोजन ने। और भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर वैश्विक तापमान को बढ़ाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कैसे है? जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई से इसका स्तर बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के औसत तापमान को रहने योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर इनकी अधिकता हो जाती है तो ये हानिकारक भी हो जाते हैं। और मीथेन भी एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो धान के खेतों से निकलती है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या उपयुक्त में से कोई नहीं। अक्टूबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? ये किया गया पाकिस्तान की अध्यक्षता में। देखिए, SCOCHG की 24वीं बैठक अक्टूबर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री स्तर पर किया गया ताकि क्षेत्रीय सहयोग बना रहे। और SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। ये दोनों तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान में SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान सहित कुल 9 पूर्णकालिक सदस्य हैं। अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 127 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को रखा गया है 105वें स्थान पे, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार को दर्शाता है। यह सूचकांक अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति अभी भी कई पड़ोसी देशों की तुलना में चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, यानी कि भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई कृषि नीति के तहत किस जिले को मिलेट्स प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया? ये यूपी स्पेशल के संबंध में है, करंट अफेयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई कृषि नीति के तहत किस जिले को मिलेट प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया? ये कानपुर को लिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर को मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, जिसमें कौन कौन से हैं?
बाजरा, ज्वार, रागी इनके प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य है कि किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बेहतर बाजार और उचित मूल्य प्रदान किया जाए। यहाँ अत्याधुनिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी जो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलेंगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप, ये पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश भारत में मोटे अनाज के उत्पादन में शीर्ष राज्यों में से एक है। नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक तौर पर पार्टनर कंट्री या भागीदार देश के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हुई या पूरी की गई? इसमें शामिल किया गया है मलेशिया को। ठीक है, ब्राजील में आयोजित 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर पार्टनर कंट्री के रूप में मलेशिया को शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये दर्जा पूर्व सदस्य बनने से अलग होता है, जिसमें देश ब्रिक्स की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान का अधिकार सीमित होता है। ठीक है, और कजान 2024 के बाद यह विस्तार की नई श्रेणी के तहत पहला बड़ा नामांकन है। इस समय ब्रिक्स के 10 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनमें 2024 में शामिल हुए मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई प्रमुख हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? चीन के शंघाई में। भारत में निर्देशात्मक योजना को किस कालखंड से प्रमुखता दी गई है? भारत में निर्देशात्मक योजना को 1992 के बाद, 8वीं योजना के बाद से प्रमुखता दी गई है। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना से भारत में निर्देशात्मक योजना के मॉडल को अपनाया गया है। इसमें सरकार आदेश देने के बजाय अर्थव्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। ये उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत का परिणाम था। निर्देशात्मक योजना में बाजार की शक्तियों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है या केंद्रीकृत नियोजन से विकेंद्रीकृत नियोजन की ओर एक बड़ा कदम है। ठीक है, आर्थिक नियोजन के दौरान संसाधन अंतराल को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ क्या है? हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ होता है कि बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा छापना या ऋण लेना। देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ये तब अपनाई जाती है जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज्यादा होता है। इसके तहत सरकार रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है या नई मुद्रा का निर्गमन करती है। इसका उद्देश्य होता है कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी ना हो पाए। अत्यधिक घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसे विकासशील देशों में पूंजी निर्माण का एक साधन माना जा सकता है। विकेंद्रीकृत नियोजन या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का अर्थ होता है निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय निकायों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना। विकेंद्रीकृत नियोजन नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें जिला और ग्राम स्तर की योजनाओं को विकास का आधार बनाया जाता है और 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इसे वैधानिक मजबूती प्रदान की है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमेंट में आप बताइए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना और समावेशी विकास है। अशोक मेहता समिति और जीवीके राव समिति ने भी इस पे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं शॉर्ट में कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है दुग्ध क्रांति से, है ना, या श्वेत क्रांति से। कब हुआ था ये? 1970 में। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके अलावा भारत नेट परियोजना कब आई थी? 2015 में। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू मैम कराएंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, ग्राम समाज, इन सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। आगे क्लास आप मेरे साथ करेंगे। इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर और ग्राम विकास और यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको मैम ने बताया कि अब हमारी क्लासेस जो हैं वो रैंकर्स नामा चैनल पर आएंगी, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। वो हमारा वन डे एग्ज़ाम डेडिकेटेड चैनल है, जिसमें हम जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आपको होमगार्ड के वीडियोस
और कांस्टेबल के भी वीडियोस मिलेंगे, और जिसमें हम UPSSC आयोग के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उन पर आधारित एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे, वो है जो टॉपिक है आपका ग्राम विकास। ठीक है, तो जो ग्राम विकास का टॉपिक है इससे आपको रोज 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। सबसे पहले देखिए, ग्राम विकास में समन्वित विकास, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इस तरह के भी जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ इसकी प्रैक्टिस करें। विभिन्न क्षेत्रों और विभागों का एक साथ विकास, इसमें इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को एक पॉइंट पर लाकर आपस में मिलाना। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, जैसे कि अगर आप देखें तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु उद्योगों का विकास एक दूसरे के पूरक के रूप में होता है, कि अगर आप कृषि पर ध्यान दे रहे हैं तो स्वास्थ्य पर भी दें, शिक्षा पर भी दें। जैसे आप एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, जो कृषि में टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो एडवांस हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संसाधनों के कुशल उपयोग और दोहराव को रोकने पर केंद्रित है, कि बार बार जैसे कृषि में अलग संसाधन यूज कर रहे हैं और फिर शिक्षा में अलग यूज कर रहे हैं, तो उसका दोहराव ना हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एक साथ यूज कर ले। तो ये चीज है, इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन पैदा होता है। ठीक है, अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये 1978-69 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था। इसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को उत्पादक संपत्ति प्रदान करना था। तो ये चीज इसका क्या कहते हैं, क्या लक्ष्य था। अब ब्लॉक स्तर पर विकसित कार्यक्रमों को प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रम होते हैं तो उसका प्रमुख कौन होता है, प्रशासनिक स्तर पे बताना है आपको। तो वो जाएगा खंड विकास अधिकारी। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं इनको। और ये जो होते हैं का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, या ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। विकास बजट का आवंटन और निगरानी बीडीओ के देखरेख में होती है। ठीक है, बीडीओ, अब जैसे एक UPPSC का एग्जाम होता है, UPPSC एग्जाम, ये एग्जाम जो क्वालिफाई करके बीडीओ बनते हैं लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का दारोमदार BDO पर होता है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है उसका जो विकास है वो उसका पूरा दारोमदार किसको दिया जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। ठीक है, अब ग्रामीण विकास के संदर्भ में प्रयोगशाला से खेत तक लैब टू लैंड या फिर लैब टू लैंड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो लैब टू लैंड, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि लैबोरेटरी में जो काम हो रहा है उसको खेती तक पहुंचाना है। तो ये कैसे होगा, कृषि अनुसंधान को सीधे किसानों तक पहुंचाना। ठीक है, हम जो इनोवेशंस और जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर को टारगेट करके किया जा रहा है, तो उसको डायरेक्ट लैंड तक पहुंचाना, ये है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई कृषि तकनीकों को किसान के खेतों तक पहुंचाना है, जैसे कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हो गए, और क्या कहते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी की आजकल मशीनें बनती जा रही हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज की। तो ये सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड, और जो अब आप सुनते होंगे ऑर्गेनिक कृषि की बात होती है, तो ये जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक खेती होती है, तो इसको कैसे एडवांस कर सकते हैं, तो इन सब के लिए साइंटिस्ट काम करते रहते हैं। इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी आती है। अब जैसे आप एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, जो प्रोडक्शन है, उत्पादकता है, वो बढ़ती जाएगी, और जो लागत है कि मतलब हमें पहले कुछ पूंजी डालनी पड़ती है तो वो पूंजी घटती जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ये चीज एडवांस हो जाएगी। यह आधुनिक कृषि ज्ञान के प्रसार का एक माध्यम है। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ICAR है वो इसी फील्ड में ही काम करता है। इसकी शुरुआत जो थी वो 1979 में ICAR के स्वर्ण जयंती पर की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। ग्राम विकास के लिए जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है। अब ये चीज पूछी जा रही है, इसका कारण ये है
कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता होगी। अब जैसे योजनाएं किसके लिए बनाई जाती हैं, जो लोग हैं, जो समाज है उनके लिए। तो जब उन्हीं का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि पारदर्शिता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने बोला कि पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर स्थानीय समस्याओं के सटीक समाधान के लिए आप समाधान तब बता पाएंगे ना जब आपको कोई समस्या बताएगा। तो वैसे ही जब सरकार को लोगों का क्या कहते हैं समस्या लोगों से पता चलेगी तो फिर उस पे समाधान किया जाएगा, ये चीज। तो तीसरा देखिए, विकास प्रक्रिया में उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित करना। अब जो विकास हो रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आ गई, वो स्कीम जो है वो जनता तक जा रही है कि नहीं जा रही है, उससे जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी देखनी है। तो ये सारा पीपल्स पार्टिसिपेशन का पार्ट हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपका आंसर है इसमें सारे के सारे। अब इसमें देखिए, योजनाओं को बढ़ाती या लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की भावना को मजबूत करती, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सब कुछ सेंटर तक नहीं आ रहा है, सेंटर से सब कुछ दूर जा रहा है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पर एक जगह पे कुछ भी केंद्रित नहीं है, वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो सबको बराबर रूप में मिल रहा है। ठीक है, नीचे स्तर से नियोजन, बॉटम अप प्लानिंग होती है इसमें। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बॉटम अप प्लानिंग में क्या होगा, नीचे स्तर से हम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, दो अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक बॉटम अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच। तो जो हम क्या कहते हैं वी केंद्रीकरण की बात करते हैं, वो बॉटम अप अप्रोच में आती है, जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, ये सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकी जन भागीदारी को मापने का एक सही तरीका है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अपने कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में माना जाता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल का है, और जैसा कि आपको पता है कि इस बार लेखपाल का सिलेबस चेंज किया गया है, और जो सिलेबस है उसमें उत्तर प्रदेश से आपको 20 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रख के पढ़ाई करनी है कि इस बार यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब देखिए अगला, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कि जो सूरदास हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीही गांव में माना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है, जिसको हम सीही गांव बोलते हैं, या फिर रनकता भी गांव बोला जाता है, कई विद्वान इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे, वे अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि जो कालिदास थे जो सूरदास थे उनके गुरु कौन थे, तो वो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है। उनकी प्रमुख रचनाएं, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं कि सूरदास की प्रमुख रचनाएं क्या है, तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी जो इनसे रिलेटेड है उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और आप भी तैयार करके ही जाइएगा इनको। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, और वो भारत के भी किसी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल थी। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है सुचेता कृपलानी से, ये यूपी की पहली महिला सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर थी, और ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम थी। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आप एनी बेसेंट को पढ़ते हैं तो एनी बेसेंट आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक भारत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही, तो ये आपको ध्यान रखना है। वह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है, इसको भी ध्यान रखना है। अभी देखिए, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश
और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर देश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो भी यही आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की पूछेगा तो भी यही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसमें हमने आपको बताया कि जो एनी बेसेंट थी वो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी, पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, कन्नौज के गढ़वाल वंश के किस शासक ने बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, तो ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये आपको तैयार करना है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी लगभग 1080 से 1085 ईस्वी के टाइम पे। 1080 से 1085 ईस्वी में उन्होंने कन्नौज को अपनी मुख्य राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है, और बनारस को द्वितीय राजधानी। तो किस वंश ने बनारस को द्वितीय राजधानी बनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए, और उस वंश के राजा का नाम भी आपको पता होना चाहिए, चंद्रदेव। तो ये दोनों ही चीजें जानते रहिएगा। ठीक, और गढ़वाल राजाओं को काशी नरेश के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो कौन से वंश के राजाओं को काशी नरेश बोला जाता है, तो गढ़वाल राजाओं को। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की द्वारा किस वर्ष पूर्ण कराया गया था, तो ये आपको बताना है कि कब पूर्ण कराया गया था। तो ये था 1408 ईस्वी में। और किसने कराया, इब्राहिम शाह शर्की ने। और इस जो मस्जिद की नींव है उसको फिरोज शाह तुगलक ने 1377 में रखा था कि काम शुरू हुआ था, पर पूरा कराया इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस शर्की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे हम जौनपुर शैली या शर्की स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, और इसमें विशेषता क्या थी, इसके ऊंचे और अलंकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जौनपुर को सिराजे हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराजे हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है, तो वो जौनपुर है। ठीक, अब आगे आप देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925, ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ। और ये काकोरी ट्रेन कांड हुआ करता था, जिसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अब ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसकी योजना तैयार की गई थी, तो इसकी योजना शाहजहांपुर में तैयार की गई थी। इसका कारण ये है कि अंतिम रूपरेखा राम प्रसाद बिस्मिल के निवास पर की गई थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनका निवास शाहजहांपुर में था, तो वहीं पर बैठकर इसकी अंतिम रूपरेखा तैयार करी गई थी। और इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी शामिल थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोहन सिंह, ये सब आते हैं। और ये तीनों के तीनों जो हैं वो शाहजहांपुर में ही निवास करते थे, उनका निवास वहीं पर था। इस घटना में शामिल चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़े नहीं गए। ठीक है, और इस केस के अभियुक्तों की पैरवी किसने की थी भारत की तरफ से, वो थे गोविंद वल्लभ पंत। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन एक है, पर उसके एक्सप्लेनेशन में आपको 3-4 क्वेश्चन फ्रेम होकर मिल रहे हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से तैयार करिए। अब देखिए, ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध चरकुला लोक नृत्य में नर्तकी द्वारा सिर पर रखे गए पिंजरे में कुल कितने जलते हुए दीपक रखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें ये पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य है वो किस रीजन में होता है, तो ब्रिज रीजन में होता है। और कब होता है, तो वो होली का जो तीसरा दिन होता है, जिस दिन हम भाई दूज मनाते हैं, तो उस दिन होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इससे रिलेटेड, तो उसमें जो पिंजरा होता है उसमें 108 दिले होते हैं। आप ये देखिए, ये जो इमेज बनी है, ये इस पे एक यहाँ पर ये पहिया है और इस पर ये एक पिंजरा रखा हुआ है, जिस पिंजरे में इस तरह से दिए रखे जाते हैं। और ये टोटल 108 दिए होते हैं। चरकुला ब्रिज क्षेत्र मथुरा वृंदावन का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक, इसमें महिलाएं बैलगाड़ी के पहिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बना हुआ है, ये बैलगाड़ी का पहिया है। ठीक है, इस पे एक पिंजरा, बहुमंजिल लकड़ी का पिंजरा रखती हैं। और इस पिंजरे में कुल 108 दिए होते हैं, जो घी के दिए होते हैं। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए, अब यह नृत्य होली के तीसरे दिन
जिस दिन हम भाई दूज मनाते हैं उस दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन राधा जी का जन्म हुआ था, उसकी खुशी में। अब एक घड़ा नृत्य होता है, ठीक है, घड़ा जो नृत्य है ये भी ब्रज क्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण नृत्य है, जिसमें सिर पर घड़े रखकर नृत्य किए जाते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन के द्वारा हम आपको सारे नृत्य, सारे लोकगीत, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो कवर कराते चलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कलिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया कि कलिंजर दुर्ग को और क्या कहते हैं, तो कलिंजर दुर्ग को हम अजय दुर्ग भी कहते हैं। और ये कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो बांदा जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। कलिंजर का किला बांदा जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुर्ग चंदेल राजाओं का सैन्य शक्ति का प्रमुख केंद्र था, यह आपको ध्यान रखना है। 1545 में इसी किले को जीतने का प्रयास के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु उक्का नामक अग्निशाय के चलाने से हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु किस, क्या कहते हैं, किले की विजय के दौरान हो गई थी। तो आपको बताना रहेगा कि ये है कलिंजर का किला, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आता है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मंदिर और वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये नीलकंठ महादेव का मंदिर दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस दुर्ग के अंदर है, किले के अंदर। इस किले पर महमूद गजनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आक्रमण किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके एग्जाम में कंप्यूटर के 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि कंप्यूटर का टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसके लिए आपको उसकी थोड़ी समझ अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ई गवर्नेंस, और ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा भी हुआ है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत लेखपाल द्वारा भू अभिलेखों लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकरण करना किस अनुप्रयोग का हिस्सा है? तो ये कौन सी हो जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्योंकि जो लेखपाल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देता है। तो ये जो कंप्यूटराइजेशन हो गया है, जितने भी खतौनी थे उनको हमने कंप्यूटराइज कर लिया। आप कहीं पर भी बैठ के अपना डेटा देख सकते हैं, जिसकी भी जहाँ पे भी जो खेत हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन डालकर। तो इसलिए ये काम किया गया है। तो ठीक, अब सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से जनता तक पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ई गवर्नेंस की डेफिनेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में। कंप्यूटर के उपयोग से भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता और सुगमता आई है, जिससे क्या है कि मान लीजिए आप कहीं पर भी बैठे हैं भारत में, तो आपने कंप्यूटर पे खोला और आपने देख लिया कि हाँ ये डेटा हमारा अवेलेबल है कि ये खेत किसके नाम से है, तो ये आपको पता चल गया। भूलेख पोर्टल इसका प्रमुख उदाहरण है, और एक ये पोर्टल ही बना दिया गया भूलेख पोर्टल, जो आप जाएंगे जिस पर खोलेंगे तो उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब डिजिटल हस्तांतरित खतौनी अब कंप्यूटर के माध्यम से कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी, जिससे कि पेपर वर्क के लिए बार बार आपको जाकर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से या एम्प्लॉय से बात नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है कि आपका डेटा, क्या कहते हैं, भूलेख पोर्टल पे है, जहाँ पर जाकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और किसको कितनी, जैसे मान लीजिए हमारी जमीन थी, हमने किसी को बेची, तो वो हस्तांतरण होने के बाद भी जिनका नया नाम है वो भी दिखाएगा, जिनका पुराना नाम था वो भी दिखाएगा। तो आप देखते होंगे कि किसी खतौनी को खोलो तो उसमें कई नाम लिखे होते हैं एक साथ, पहला दूसरा तीसरा, 10 लोगों के नाम है, इसका मतलब वो 10 बार ट्रांसफर करी जा चुकी है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और रिकॉर्ड का रख रखाव मेंटेन हो गया। मान लीजिए पेपर वर्क में था, 100 साल पुरानी जमीन देखनी है तो कैसे देखेंगे, वो पेपर खराब हो जाते हैं, पेपर मिसप्लेस हो जाते हैं, जिसको बहुत से लोग उन पेपर को बेच देते हैं, तो भ्रष्टाचार होता है इससे। तो इन सारी चीजों को काउंटर कर लिया गया इससे। अब देखिए, हार्वर्ड आइकेन एक, क्या कहते हैं, द्वारा वर्ष 1944 में निर्मित प्रथम पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो उसका नाम था मार्क 1, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इसकी इमेज है मार्क 1 की, जो यहाँ पर बनाई गई है। मार्क 1 विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र था।
जिसे आईबीएम के सहयोग से विकसित किया गया था। और आप आईबीएम का नाम सुनते होंगे, आज भी आईबीएम एक अच्छी कंपनी है। जिसका कंप्यूटर के फील्ड में बहुत नाम है। इसकी लंबाई लगभग 51 फीट और ऊंचाई 8 फीट थी, जिसमें 7 लाख से अधिक पुर्जे लगे थे। अब ये देखिए कितनी बड़ी मशीन है, यहाँ पर आपको दिख भी रही है ये। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे और इस तरह के कंप्यूटर के इतिहास के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें तैयार करते चलिए। हम चैप्टर वाइज आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। यह यंत्र दशमलव के 23 अंकों तक गणना कर सकता है। इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल करता जा रहा है और उन्हें कैलकुलेट करता जा रहा है। डॉक्टर हावर्ड आइकन को इस मशीन के मुख्य जनक के रूप में माना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन वाइस वर्सा भी पूछता है कि मशीन का नाम दे दिया, मार्क 1 मशीन जो है वो किसने, उसका आविष्कार किसने किया, तो हावर्ड आइकन ने। और अगर पूछे हावर्ड आइकन ने किस मशीन का आविष्कार किया तो मार्क 1 हो जाएगी। ठीक, अब आप देखेंगे यूनिवैक 1। तो यूनिवैक 1 जो है यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे 1991 में बनाया गया था। EDSAC, इसको आप देखेंगे तो 1949 में ब्रिटेन में बनाया गया था, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। ये भी ध्यान रखना है। Z3 यह जर्मन इंजीनियर द्वारा बनाया गया, ठीक है, बनाया गया था, लेकिन यह हावर्ड आइकन का नाम नहीं, मतलब कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आपको बताना था, तो उसका आंसर बी हो जाएगा, मार्क 1। ठीक, तो आप ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते चलिए, उसमें क्या पूछा गया है तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। वर्ष 1947 में बेल लैबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों के समूह में कौन शामिल नहीं है। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर तो उसमें पीढ़ियां पढ़ते हैं, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी। तो उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो जो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स पे बने होते हैं। उसमें पूछ रहा है कि जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया तो इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नहीं था, तो आप देखेंगे तो उसका आंसर डी हो जाएगा। जो क्लाउड शैनन थे ये नहीं थे, क्योंकि क्लाउड शैनन आप देखेंगे ना तो ये सूचना सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी, इसके जनक माने गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप इसमें देखिए, जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है 1947 के अंत में बेल लैब्स में USA में किया गया था। इनका श्रेय जॉन मार्डिन, विलियम शाकले और वॉल्टर ब्रेटन को दिया जाता है। ये 3 लोगों का मिलकर था। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के कारण इन तीनों को 1956 में भौतिकी का नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं और जिनका यूज हम कंप्यूटर बनाने में करने लगे, तो जिससे जो वैक्यूम ट्यूब की वजह से बड़े कंप्यूटर बनते थे उससे थोड़े छोटे हुए, बहुत छोटे नहीं हुए थे। जब हम IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तब वो छोटे कंप्यूटर पे आते हैं। ठीक है, पर ट्रांजिस्टर्स को ही यूज करके आगे क्या कहते हैं डेवलपमेंट की गई कंप्यूटर के फील्ड में, तो ये ध्यान रखना। और आपको क्लाउड शैनन का भी नाम ध्यान रखना है। क्लाउड जो शैनन थे, इन्होंने सूचना सिद्धांत का जनक माना जाता है। जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है उसके जनक किसको बोलते हैं, तो क्लाउड शैनन को बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ स्थायी रूप से प्रोग्राम किए गए उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो बूटिंग प्रक्रिया और हार्डवेयर नियंत्रण में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। जो फर्मवेयर है वो देखिए, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, तो ये जो बीच में ये सेतु बना है इसी को हम बोलते हैं फर्मवेयर, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी तो बीच में एक माध्यम की जरूरत है, तो ये माध्यम का काम करता है। ठीक है, फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर की रीड ओनली मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है हार्डवेयर में रैम और रोम होते हैं, तो जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, तो उसमें फर्मवेयर को स्थायी रूप से लगाया जाता है सॉफ्टवेयर की तरह, ताकि उसका इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्शन, जो ब्रिज बनाने का काम है वो कर सके। ठीक है, कंप्यूटर का BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर का ही उदाहरण है। आप फर्मवेयर का उदाहरण देखेंगे तो BIOS हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी को बोलते हैं हम फर्मवेयर। ठीक,
अब देखिए, फर्मवेयर के उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से नहीं बदला या हटाया जा सकता क्योंकि वो रोम में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये रीड ओनली मेमोरी है, तो इसको बदलना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। अब एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इसमें भी फर्मवेयर का यूज किया जाता है। कि हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम बना दिया कि इसको कैसे ऑन करेंगे, किस टेम्परेचर पे कितना माइक्रोवेव हीट करेगा, कितने सेकंड के लिए काम करेगा, तो वो सारी चीजें हमने बना दी। तो वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है माइक्रोवेव, तो उसके बीच में वो क्या कहते हैं, ब्रिज की तरह काम करेगा। तो ये चीज यूज कर लिया। ऐसे वॉशिंग मशीन में आप देखते होंगे आजकल ऐसे उपकरण जो डाटा को कंप्यूटर में भेजने और कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करने, दोनों ही कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपने देखा इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या है, जो डेटा को सिर्फ दे सकती है। आउटपुट डिवाइस क्या है, जो सिर्फ आउटपुट दे सकती है, मतलब कि डेटा का परिणाम दे सकती है। अगर आप बात करेंगे तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड उपकरण क्या करेंगे, वो इनपुट भी देंगे, आउटपुट भी देंगे, दोनों ही काम करेंगे। तो जैसे आप टच स्क्रीन की बात करें, तो आप मान लीजिए मोबाइल की बात करें, ये सारी डिवाइसेस हाइब्रिड उपकरण में आती हैं कि मोबाइल पर ही हम स्क्रीन पर उसको काम देते हैं कि ये मेरा डेटा है, इसको प्रोसेस करके हमें एक रिजल्ट दो, और रिजल्ट भी हम मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं, तो टच स्क्रीन हो गई। ऐसे ही आप एक हेडफोन देखते होंगे जिसमें माइक्रोफोन भी होता है, जिसमें हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो क्या हो रहा है, बोल रहे हैं तो इनपुट दे रहे हैं, और सुन रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारी डिवाइसेस जो है ये हाइब्रिड डिवाइसेस में आती हैं, ठीक है। अब जैसे टच स्क्रीन मॉनिटर, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर जो मॉडेम होता है वो भी हाइब्रिड डिवाइस है। हेडसेट जिसमें माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी होता है, तो ये हाइब्रिड डिवाइस हो गई, ठीक है। अब हम आ गए अपने आज के लास्ट टॉपिक जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें हमें एक क्या कहते हैं, ग्राफ दिया रहता है, जिस ग्राफ को हम यूज करके 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार आपके एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो उस चीज को आप ध्यान से पढ़िए और तैयार करिए। ये मैथ्स का टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंक 3 विषय में, विषय क्या है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। विद्यार्थी ए, बी, सी और डी ये दिया हुआ है। इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, पांचों के आंसर आपको करने हैं। देखिए 46, किस स्टूडेंट ने मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए। अब कौन से हैं, अब जैसे ए, बी, सी, डी, मैथ्स देखिए यहाँ पर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो यहाँ पे 80 है, ये 60 है, ये 90 और ये 50। तो 90 सबसे ज्यादा है इसमें, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट बी के साइंस में कितने, साइंस मार्क्स कितने हैं, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं बी के आपको बताना है। तो बी और साइंस में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 75 ये है। तो इसका आंसर 75 हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्टूडेंट का कुल स्कोर सबसे ज्यादा है। कौन सा स्टूडेंट है जिसका कुल स्कोर सबसे ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट, जैसे ये ए है, ये बी, ये सी और डी, सबके कुल स्कोर निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैथ्स में सबसे ज्यादा सी के हैं, फिर साइंस में सबसे ज्यादा सी के हैं, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा सी के हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करके ही निकालेंगे आंसर, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार क्या कहते हैं, कुछ चीजों को एनालाइज करके भी आंसर निकल जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सी के 90, फिर साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सी के 85, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सी के 70। तो इसका मतलब टोटल करने पर भी सी के ही सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में औसत अंक कितना है। अब औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंग्लिश में सारे जितने भी अंक हैं उनको जोड़िए, 60, 65, 70 और 55। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितने कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट का डेटा है, तो इसको 4 से भाग भी करना पड़ेगा। अब आप इसको देखिए जोड़ के, 5 5 10 के 0, 1 आ गया, यहाँ 6 6 6 12 6 3 18, 24 24 1 25, ठीक। अब इसको 5 5 10 10, ठीक है, 5 5 10 10 हाथ से लगे 1, 7 5 12 12 6 18 18 18 और 2 20 4 24 और 24 1 25, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन। ये आ गया आपका 250, ठीक है। अब इसको कट करिए, 2 दूनी 4,
ये आ गया, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, और इसके बाद आप इसको करेंगे तो 2 पंचे 10, ठीक, 125 2। अगर आप इसको कट करेंगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे तो 5, ये आपका आ गया 62.2, यहाँ पर है 62, ठीक है। औसत निकालना था। औसत का फॉर्मूला आपको कई बार बताया जा चुका है। औसत का फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर हैं उनको आपस में ऐड करें और जितने हैं उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दें, ठीक है। कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, ये आप कर देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट डी का कुल स्कोर स्टूडेंट ए से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब कि स्टूडेंट डी का कुल स्कोर जो है वो ए से कम है। यहाँ पहले पता चल गया। आपको परसेंटेज में कमी बतानी है, तो पहले कमी निकालिए कितनी हुई। तो अगर आप कमी देखेंगे तो ए का कुल स्कोर कितना हो जाएगा, ए का कुल स्कोर 80 + 70 + 60, ये हो गया आपका 6 6 12 1 13, 13 8 21, 21, ठीक। अब डी का निकालिए। ए और डी दो पूछा है आपसे। डी में 50 60 और 55, तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये 5 5 10 6 16, 165। तो ये आपको पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि इसमें कितनी कमी हुई। तो कमी कितनी हो गई, 210 में से आपको 165 घटाने पड़ेंगे। तो 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे 0, 10 में से 6 गई 4, ठीक। तो इसका मतलब कि ये 45 हो गया, ठीक है। 160, अगर 200 में से 160 गया तो ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। अगर 200 में से 160 जाता तो 40 आता, और 5 इधर गया तो 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आप लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गई 4, ये आपका 45 आ गया। तो फिर आपको सिर्फ कमी नहीं बतानी थी, आपको प्रतिशत कमी बतानी थी। तो अब आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंट में अगर हमें कमी बतानी होती तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो 45 है वो किसके कंपैरिजन में बताना है, ए के कंपैरिजन में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जो अंतर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके कंपैरिजन में पूछा है ए के, तो 210 हो जाएगा, और इसको 100 से गुणा करिए, ठीक है। अगर आप इसको कट करेंगे 3 से तो 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अभी 150 और 7 आ गया। अब आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये तो आपने निकाल लिया कि कमी कितनी हुई, इसको हटा देते हैं। अभी हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हो गया 15, तो ये 150 है, ठीक। और इसको आप 17 से भाग करिए तो ये आपका आ जाएगा लगभग, एक सेकेंड, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या। परसेंटेज कमी 45 210 गुणे, ठीक है, ये आ गया 150, और 17 नहीं है, सॉरी ये 7 है, वही हम सोच रहे थे कि कुछ राइटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 150 को 7 से करना है, 7 दूनी 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका, 2 बार गया, यहाँ पे 1 आया, 10 7 करने 7, यहाँ पे 3 आ गया, दशमलव लगाइए 0, 30 हो गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 30। अब 7 पच्चे 35 होता है तो 4 बार जाएगा, तो 21.4। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 21.4 आ रहा हो, तो इसका मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो आपको तो एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट डी का कुल स्कोर स्टूडेंट ए से कितना कम है। इसका मतलब ए का स्कोर ज्यादा है, तो ए का स्कोर कितना है, 210, ठीक। और इसके बाद अगर आप डी का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 165। तो इसका मतलब कमी तो है, ये बड़ा है ये छोटा है, फिर हमने घटा दिया दोनों को तो हमें 45 का डिफरेंस मिल गया। फिर आप इसमें से कमी निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 45 की कमी मिलेगी। अब यहाँ पे
कमी हमें सिर्फ कमी नहीं बतानी थी, हमें कमी का प्रतिशत बताना था। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो अंतर होता है दोनों का वो यहाँ पर हो जाएगा, और ए के कंपैरिजन में पूछ रहा है तो 210 यहाँ हो जाएगा और 100 से गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 150 भागे 7। इसको भाग कर दिया, 21.4% आपका आ रहा है। ये आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे इतने जितने भी टॉपिक थे ये कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। और अब से आप हमारी लेखपाल की सीरीज को रैंकर्स नामा चैनल पर देख पाएंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास को जारी रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।